आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट करंट बायस। तो कांस्टेंट करंट बायस ये जो है हमने जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में पढ़ा था, डिफरेंशियल मोड गेन एंड कॉमन मोड गेन, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। डिफरेंशियल मोड गेन और जब हम कॉमन मोड गेन पढ़ा था, उसका ऐसे एनालिसिस किया था, सर्किट का एनालिसिस किया था एंड से उसके बाद जो CMR हमने निकाला था। तो CMR को इम्प्रूव करने के लिए ही कांस्टेंट करंट बायस आया है हमारा, ठीक है, वही मेन हमारा टॉपिक है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के CMR को इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये मेन है हमारा टॉपिक में। तो CMR में आपको पता ही होगा कि CMR में आपका जो रेशियो आता है वो डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन करके होता है। तो CMR इम्प्रूव कब होगा, जब जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो आपका डिफरेंशियल मोड गेन निकालते हैं वह जो है हायर वैल्यू का हो और कॉमन मोड गेन जो है स्मॉल वैल्यू हो, तो आपका CMR जो अच्छा आएगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। दैट मीन्स जो है उतने अच्छे तरीके से आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर इम्प्रूव परफॉर्म करेगा, अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा उसका CMR वैल्यू। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो परफॉर्मेशन है, जो उसका परफॉर्मेंस है, उसको हम अच्छा करने के लिए ही कांस्टेंट करंट बायस सर्किट निकालते हैं, ठीक है। तो इस एक तरीके का ये मान के चलिए कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट जो हम निकालते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके सर्किट में जो है थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके थ्रू आपको बताएंगे कि CMR वैल्यू जो है इम्प्रूव कैसे हो रहा है, और इम्प्रूव होने के साथ साथ जो है उसमें कुछ जो एमिटर रेजिस्टेंस वाला प्रॉब्लम आता है उसको दूर कैसे करें, ये आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा मेन टॉपिक कांस्टेंट करंट बायस सर्किट है। उसके पहले थोड़ा सा इम्प्रूव वाला जो काम है CMR का, उस वैल्यू पे आते हैं। क्या करते हैं हम CMR को इम्प्रूव करने के लिए, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रहा, नहीं ये हमारा CMR इम्प्रूविंग थोड़ा सा एनालिसिस रहा। As in earlier, higher the value of CMR, better is the performance of a differential amplifier. Hence, in practice, effort are made to improve CMR by increasing differential gain AD or decreasing common gain AC. This in practice, along with the basic differential amplifier circuit, various other circuits are used to improve CMR. दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास किसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो CMR वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तब आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। अब इन प्रैक्टिस या फिर इन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम क्या करते हैं कि जो CMR वैल्यू उनको बढ़ाने के लिए, जो CMR वैल्यू वो बढ़ता है तो किसकी वजह से बढ़ता है, जो आपका डिफरेंशियल मोड गेन है, ठीक है, जो आपका डिफरेंशियल मोड गेन है, ये जो आपने डिफरेंशियल मोड गेन लिया हुआ है, ये डिफरेंशियल मोड गेन को या तो आप इंक्रीज करिए या तो फिर कॉमन मोड गेन को डिक्रीज करिए, ठीक है। जब दोनों का रेशियो निकाल कर आप CMR निकालते हैं, डिफरेंशियल मोड गेन बटा कॉमन मोड गेन करते हैं और CMR निकालते हैं, तो उस रेशियो में या तो आप डिफरेंशियल मोड गेन के वैल्यू को हाई रखिए, इंक्रीजिंग कीजिए उसको, या फिर कॉमन मोड गेन को डिक्रीजिंग कीजिए। यही एक उपाय है आपका CMR वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए। And this is practice along with the basic differential amplifier circuit, various other circuit are used to improve CMR. जैसे कि हमको पता है कि CMR वैल्यू को जो इम्प्रूव करने के लिए हम कोई दूसरा सर्किट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अलग वेरियस टाइप हमारे पास सर्किट है, बट डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ही CMR को हम इम्प्रूव कैसे करें, जो हमने सर्किट लिया था डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, उसी के सर्किट को कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है, कैसे उसके CMR को इम्प्रूव करें, ये हम आज जानेंगे। तो उसके लिए हमको अभी भी हमने देखा इम्प्रूव करने के लिए कि डिफरेंशियल मोड गेन को जो है इंक्रीज करना पड़ेगा और कॉमन मोड गेन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन जो टॉपिक है
constant current bias. To the value of CMR, the common mode gain AC must be reduced as small as possible. ठीक है, यदि आपको CMR वैल्यू इंप्रूव करना है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का CMR वैल्यू को आपको इंप्रूव करना है, तो CMR वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए हम कॉमन मोड गेन को रिड्यूस करें, जिसके जो पॉसिबल है वो बहुत कम है ना। इसकी जो पॉसिबिलिटी है CMR को आप रिड्यूस कर दें, उसके लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, यानी ज्यादातर जो है CMR वैल्यू को जो है सॉरी कॉमन मोड गेन को जो है रिड्यूस नहीं कर सकते, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम, उसके चांसेस बहुत कम है। तो क्या करें, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन मोड गेन, है ना, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन मोड गेन it can be seen that the common mode gain approaches zero, the value of emitter resistance approach to infinity, है ना। तो जो इक्वेशन आपने निकाला था कॉमन मोड गेन के लिए, उसमें आप एमिटर रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी कर दीजिए और कॉमन मोड गेन को जीरो कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो एमिटर रेजिस्टेंस है उसको आप इन्फिनिटी तक कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इन्फिनिटी तक अप्रोच करा सकते हैं। यदि आप एमिटर रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी करते हैं तब तो कॉमन मोड गेन जीरो होगा, लेकिन यह जो है पॉसिबल नहीं है कि आप एमिटर रेजिस्टेंस को इन्फिनिटी कर सकें। And this indicate that the emitter resistance must be selected as high as possible, है ना। लेकिन अब जो है आप एमिटर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो उसके लिए लिमिटेशन होना चाहिए, उसको एक लिमिट तक ही आप बढ़ा सकते हैं, उसको जो है आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है एमिटर रेजिस्टेंस को जो आप हाई आपने सेलेक्ट कर लिया, हाई सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत कम है। अब हाई सेलेक्ट कर कितना हाई सेलेक्ट करेंगे, एकदम से इन्फिनिटी तो कर नहीं सकते, इसीलिए but there are practical limitations in selecting the magnitude of RE, परंतु जो है आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं एमिटर रेजिस्टेंस को। कितना बढ़ा सकते हैं, एक लिमिट तक ही एमिटर रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आप रेजिस्टेंस को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इंक्रीजिंग एमिटर रेजिस्टेंस नीड हायर बायसिंग वोल्टेज टू सेट द ऑपरेटिंग पॉइंट। अब आपको एमिटर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो वोल्टेज बायसिंग कर रहे हैं, वोल्टेज बायसिंग जो आपको करना पड़ेगा, तो उसके पहले तो आपको जो है जो ट्रांजिस्टर लेंगे उसके ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करना पड़ेगा, यानी कि आप पहले ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करिए। ठीक है, पहले आप ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करिए, सेट करने के बाद जो है जो बायसिंग के लिए आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके थ्रू जो है आप एमिटर रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, and then increase the overall chip area. This increase the overall chip area, hence it is not practicable to select a very high value of RE. इसलिए जो है एरिया जो है बहुत चीप हो जाता है, एरिया बहुत चीप है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस एमिटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो है ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। but we use the constant current bias circuit instead of emitter resistance is practical solution for this problem. अब आपके पास जो ये एमिटर रेजिस्टेंस वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, उसको सॉल्व करने के लिए जो है कांस्टेंट करंट बायस सर्किट अप्लाई करें। तो कांस्टेंट करंट बायस सर्किट कैसे अप्लाई करें, ठीक है, जिससे जो है बिना किसी एमिटर रेजिस्टेंस को बढ़ाए हम क्या कर सकते हैं, CMR वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, एम्पलीफायर के परफॉर्मेंस को हम बढ़ा सके, अच्छे से एम्पलीफायर काम कर सके। तो उसके लिए हम एक तीसरा ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, है ना, विदाउट फिजिकली इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एमिटर रेजिस्टेंस द ट्रांजिस्टर ऑपरेटेड
at a constant current give the effect of very high value of resistance. This differential amplifier is shown in amplifier which emitter resistance is replaced by the constant current bias circuit is shown in the figure this. ये फिगर आपका है। अब हमने कहा कि फिजिकली जो है एमिटर रेजिस्टेंस के वैल्यू को आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके बाद उसको आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। लेकिन हम एमिटर रेजिस्टेंस की जगह में यदि कोई तीसरा ट्रांजिस्टर लगा दें, यानी कि हम कांस्टेंट बायस सर्किट अप्लाई कर दें, ठीक है, तब आप जो है यह काम कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको बढ़ा लीजिए और CMR को आप इम्प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप सर्किट देख रहे हैं, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा टॉप में प्लस VCC, है ना। सबसे पहले तो ये ट्रांजिस्टर दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, ये जान लीजिए। अच्छा, ये बात जान ही रहे होंगे आप कि जो सर्किट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्किट क्या है, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट सर्किट है विथ कॉमन एमिटर, है ना। क्या है, डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट है विथ कॉमन एमिटर। ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं Q1 ये वाला और ट्रांजिस्टर Q2 ये वाला। ट्रांजिस्टर Q1 में दोनों तरफ पैसिव सिग्नल अप्लाई है, ठीक है, इसलिए डुअल इनपुट है। VS1 ये एक वोल्टेज हो गया, ये VS2 दूसरा सिग्नल वोल्टेज हो गया। RS ये RS दोनों सोर्स रेजिस्टेंस हो गए दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। ये RC और ये RC दोनों कलेक्टर रेजिस्टेंस हो गए क्योंकि कलेक्टर पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये बेस पॉइंट से जुड़ा हुआ है और दोनों का एमिटर जो है वो क्या है, कॉमन है। दोनों कलेक्टर टर्मिनल के बीच में आपको मिलेगा आउटपुट। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के दोनों पॉइंट के बीच में आप जो आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं उन दोनों के बीच में हमको मिलने वाला है। और जो एमिटर रेजिस्टेंस है, सॉरी ये जो एमिटर है ना, ये जो पॉइंट एमिटर है, इस एमिटर पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, एक तीसरा ट्रांजिस्टर यूज कर दिया। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमने एक तीसरा ट्रांजिस्टर यूज कर दिया और उस एमिटर वाले पॉइंट को जो है हम, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमिटर वाला पॉइंट कॉमन है उसको हमने तीसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जोड़ दिया और ये रहा बेस और ये रहा एमिटर, ठीक है। अब इस सर्किट के बारे में आप जान लीजिए, इस सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि हमने क्या क्या कैसे कैसे किया हुआ है। इस सर्किट एनालिसिस के बारे में जान लेते हैं, ठीक। तो ये सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं हम। उसमें जो डायग्राम आपने देखा था अभी भी, ठीक है, उस डायग्राम में जो है Q3 ट्रांजिस्टर लिया हुआ था, ठीक है। Q3 transistor and the value of R1, R2 and R3 are selected so as to given the same operating point value for the two transistor Q1 and Q2, ठीक है। अभी अभी जो आपने डायग्राम देखा था, ये जो अभी आपने डायग्राम देखा था, इस डायग्राम पे जो ये जो तीसरा ट्रांजिस्टर है Q3 आपका जो ट्रांजिस्टर है, इस Q3 ट्रांजिस्टर पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। ये जो बेस वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो बेस वाला पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस जो R1 लगा हुआ है, ये जो R2 लगा हुआ है, ये R3 लगा हुआ है, ये तीनों रेजिस्टेंस जो है इस Q3 रजिस्टर, ये जो Q3 ट्रांजिस्टर है उसके ऑपरेटिंग पॉइंट पर जो सिलेक्टेड है उसी ऑपरेटिंग पॉइंट पर जो है ये वर्क करते हैं हाई वैल्यू पर, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि ये जो हाई रेजिस्टेंस ले रहे हैं आप, R1, R2, R3 ले रहे हैं, ठीक है, वो किसके ले रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 के ले रहे हैं। यही दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 का जो
कलेक्टर पॉइंट है जिनके बीच में जो है, जिनके कलेक्टर पॉइंट के बीच में, जिन दोनों कलेक्टर पॉइंट के बीच में हमको आउटपुट मिलने वाला है, उसी के लिए ये सारा झोलमाल हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए R1 R2 R3 जो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक, एक रेजिस्टेंस जो है एमिटर से, और ये 2 रेजिस्टेंस जो है बेस पॉइंट से लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ है, ठीक है, AHFE फीडबैक के साथ है, और ये तीसरा रेजिस्टेंस बेस पर लगा हुआ है, ये भी बेस पर लगा हुआ है जो कि ग्राउंडेड है। ठीक, अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो कलेक्टर पॉइंट देख रहे हैं, ये जो एमिटर पॉइंट देख रहे हैं, कॉमन एमिटर पॉइंट देख रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर के लिए, Q1 और Q2 के लिए, वो Q3 के लिए कलेक्टर पॉइंट है, कलेक्टर पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करके आएगा वो IC1 होगा, यहाँ से जो करंट फ्लो करके जाएगा वो बेस करंट होगा, है ना। यहाँ से जो करंट फ्लो करके जाएगा वो क्या होगा, बेस करंट होगा। यहाँ से जो करंट फ्लो करके आएगा वो IE3 होगा, ये IE3 है, ये सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC और सप्लाई वोल्टेज माइनस VE। ठीक, तो ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं R3, ठीक है ना, और ये एमिटर के थ्रू जो करंट फ्लो करके आने वाला है IE3, ये रेजिस्टेंस किसके थ्रू, ये जो करंट है किसके थ्रू फ्लो होने वाला है, R3 के थ्रू। और ये जो बेस पर आप करंट देख रहे हैं I, बेस टर्मिनल पर, ये किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, R1 और R2 के थ्रू। ठीक है, और ये लूप VBE देख लीजिए, VBE लूप देख लीजिए, ये VB वोल्टेज है, ये VE वोल्टेज है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर कौन है, VBE है। ठीक है, यानी कि VBE माइनस VE इक्वल टू VB। ठीक, तो इस तरीके से आपने इस सर्किट के बारे में जाना। अब आइए सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, सर्किट एनालिसिस कर लेते हैं। let current through R3 be I3 while current through R1 is I1, neglecting the base current of Q3 which is very small due to the large of feedback factor FE. We can assume that the current through the R2 is also I। अभी भी जिसके बारे में बात कर रहा था वही है, मतलब जो है R1 और R2 के थ्रू जो है करंट फ्लो हो रहा है वो I है ना। फिर से एक बार सर्किट में चले जाते हैं। ये जो R1 और R2 के थ्रू जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और यहाँ से जो बेस करंट है, ठीक है, बेस करंट काफी कम है, स्मॉल है, इसलिए उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे फीडबैक फैक्टर जो HFE है, फीडबैक हो जा रहा है, वो है उसका रीजन। ठीक है, इसलिए बेस करंट काफी स्मॉल है, इसलिए उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं। और R3 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो IE3 है। क्या है, IE3 है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, सर्किट एनालिसिस हो गया। अब इस पर जो है हम किरचॉफ लॉ अप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, किरचॉफ लॉ जो है इस पर अप्लाई कर लेते हैं। तो आइए किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं सर्किट एनालिसिस के थ्रू। अप्लाइंग द किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, माइनस IR1 माइनस IR2 प्लस VEE, है ना। सर्किट में आपने देखा ही होगा कि R1 के थ्रू I करंट फ्लो हो रहा था, R2 के थ्रू करंट I फ्लो हो रहा था, और जो सप्लाई वोल्टेज है माइनस VEE था, है ना। सप्लाई वोल्टेज सबसे नीचे में क्या था, माइनस VEE था, है ना। तो यहाँ का माइनस और वहाँ का माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए प्लस VEE हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से आप दोनों से I बाहर निकाल लीजिए। I बाहर निकालने के बाद जो है R1 और R2 को साइड चेंज करके डिवाइड कर दीजिए VE का। तो I हमने कॉमन निकाल लिया, I हमने कॉमन निकाल लिया, तो I इक्वल टू कितना मिल गया, I इक्वल टू मिल गया VE अपॉन R1 प्लस R2 मिल गया। ये करंट मिल गया आपको जो कि R1 और R2 के थ्रू जो फ्लो हो रहा है, ये वही करंट है ना। एंड नाउ VB इक्वल टू माइनस IR1, जो बेस पर वोल्टेज जो है आपने सर्किट में देखा था, है ना। ये जो VB देख रहे हैं, VB इक्वल टू माइनस IR1, VB इक्वल टू माइनस IR1,
1 ये लिख सकते हैं। अब VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो I का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। I का वैल्यू अभी हमने निकाला है, तो VB इक्वल टू माइनस आई VEE इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब जिस लूप की बात कर रहा था मैं, वो वाला लूप देख लीजिए। ये VE और ये VB और ये VBE, तो क्या लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे VE इक्वल टू VB माइनस VBE, ये लिखेंगे हम, ठीक है। और अब आपके पास है क्या, VBE का वैल्यू है, VBE का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, पुटअप कर दिया हमने, ठीक है। और अपॉन में क्या है, R3 है, इस तरीके से वैल्यू पुटअप कर दीजिए और फाइनली आपका वैल्यू निकल जाएगा IE3। तो IE3 ये वैल्यू निकल गया हमारा, वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। तो IE3 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस VEE इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस VBE प्लस VEE बाई R3, ये हमको मिल गया। अब क्या कर लीजिए, ये जो वैल्यू है VEE ये दोनों के पास है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो VEE कॉमन ले लीजिए, VEE कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, IE3 इक्वल टू VEE, ये R1 होना चाहिए, ये R1 रहेगा, यहाँ पे R1 है तो यहाँ पर भी R1 रहेगा, तो VEE इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अब दोनों सेम है इसलिए R2 भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि R1 ही लिखेंगे। हमने पहले चर्चा किया, डिस्कस किया था कि R1 R2 R3 जो है तीनों एक ही ऑपरेटिंग पॉइंट पर है, सेम वैल्यू पर है, तो R1 की जगह हम अब R2 भी पुटअप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया माइनस VBE हो गया अपॉन में R3 हो गया। अब आपको पता है कि जो बेस करंट है उसको हमने नेगलेक्ट माना हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, IC3 इक्वल टू IE3, है ना। बेस करंट हमने क्या माना था, नेग्लिजिबल माना था, इसलिए जो कलेक्टर करंट है वो और जो इंटर करंट है वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दस एस VEE R1 इंटू R2 इन सॉरी VEE R1 R2 R3 एंड VBE आर कांस्टेंट, है ना, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड IC3 ऑलमोस्ट इक्वल टू दी IE3, दैट मीन्स वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब IE3 की इक्वल है तो कांस्टेंट तो होबे करेगा, है ना। इस तरीके से जो है हमारा Q3 जो ट्रांजिस्टर है सर्किट में, जो है Q3 जो ट्रांजिस्टर है वो कांस्टेंट करंट बायस सर्किट का कांस्टेंट करंट बायस सर्किट का काम कर रहा है। दैट मीन्स जो है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसमें जो है कांस्टेंट करंट बायस जो है इम्प्रूविंग सर्किट है, ये इम्प्रूविंग सर्किट है, यानी कि आपको जो है रेजिस्टेंस को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, उसको इन्फिनिटी ले जाना नहीं पड़ेगा और आपको जो है कांस्टेंट करंट जो है मिलता रहेगा, जिससे जो आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका जो इम्प्रूविंग है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा, आपको CMR वैल्यू भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक था, आज का टॉपिक यहीं तक है, ठीक है, थैंक यू। तो आज हमने जाना कांस्टेंट करंट बायस सर्किट के बारे में, उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डील किया है हमने, आशा है आपको पसंद आएगा मेरे डियर स्टूडेंट, थैंक यू।